हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे चैनल द आर्या एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आज कक्षा 10 का पाठ 4 पर्यावरणीय व्यवस्थापन पढ़ने चल रहे हैं। इसको हम इसलिए शुरू कर रहे हैं बच्चों कि इस समय इन्वायरमेंट में हम लोगों का मौसम भी थोड़ा ऐसा है, बारिश वाला है। तो उसको देखते हुए और दूसरी चीज़ सबसे खास बात, कक्षा 8 में अभी हाल ही में हम लोग इसको पढ़े थे वहाँ पे, और इसको आपको रिवीजन करना था, पुनरावलोकन थोड़ा सा किया जाए। तो एक सरल है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, जो आपसे जुड़ा हुआ है। आपके अगल बगल सारी चीज़ें आपके अगल बगल उपलब्ध हैं, हम इसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसीलिए हम इस चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, वैसे अगर क्लास चल रहा होता, विद्यालय हम लोग चल रहा होता, तो हम लोग रेगुलर वे में आके पढ़ाई कर रहे होते। तो हम आपको रोज़ काम देते, रोज़ आपका काम चेक होता और आप रोज़ 7 से 8 घंटे मेहनत कर रहे थे। लेकिन इस समय ये है कि इस महामारी को देखते हुए इस समय शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो धुरी है, चरमरा गई है। तो उसको देखते हुए हम अपना एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि माँ सरस्वती की ऐसी अनुकंपा होती है कि अगर आप उनको रोज स्पर्श करते रहें, छूते रहें, तो आपके ऊपर उनकी अनुकंपा बनी रहेगी। लेकिन यदि हम अगर उनसे थोड़ा सा दूरी बनाते हैं तो वो हमसे बहुत दूर चली जाती हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा समय, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा समय जरूर दीजिए। तो हम आज शुरू करते हैं पर्यावरणीय व्यवस्थापन, पाठ 4। बहुत साधारण सी बात है और बहुत अच्छा पाठ है। और इस चैप्टर में हम लोग भैया जो अध्ययन करेंगे उसमें हम लोग ये देखेंगे कि अपने बिल्कुल पर जहाँ हम हैं, जिस परिवेश में हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध होंगी। तो 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, तो आइए सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा याद कीजिए। तो सबसे पहले किसको याद करिए, परिसंस्था का तात्पर्य क्या है, या परिसंस्था किसे कहेंगे, या परिसंस्था की परिभाषा क्या है। परिसंस्था, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोल देते हैं, इको सिस्टम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इको सिस्टम ना। तो इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम का क्या वो है, तो हमारे परिवेश में जहाँ हम लोग रह रहे हैं उसमें जो जैविक और अजैविक घटक, जैविक का मतलब जो जीवित है जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे, अजैविक जो निर्जीव हैं जैसे झरना झील समुद्र पहाड़ पर्वत, ये सब जो कुछ है भैया वो सब क्या, अजैविक घटक। और उसके विविध घटक कौन कौन से हैं, यही हो गए जैविक और अजैविक। नीचे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है भैया, भक्षकों के प्रकार बताइए, वे प्रकार प्रत्यक्ष रूप में किस पर निर्भर होते हैं। भक्षक, भक्षक का मतलब जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कंज्यूमर। इंग्लिश में उसे क्या बोल देते हैं, कंज्यूमर। जो किसी को भक्षक, जो किसी का भोजन ग्रहण करे, उसी को हम लोग भक्षक कहते हैं। तो भक्षकों के कितने प्रकार होते हैं, मुख्यतः भक्षकों के 3 प्रकार होते हैं, प्राइमरी भक्षक, द्वितीयक भक्षक और तृतीयक भक्षक। ठीक, वे प्रकार प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होते हैं, तो वे प्रत्यक्ष रूप से जो प्राथमिक होगा, होगा वो किस पे होगा, जो हमारे प्रोड्यूसर जैसे हमारे उत्पादक जो उसके ऊपर, और प्राथमिक के ऊपर द्वितीयक होगा, द्वितीयक के ऊपर तृतीयक निर्भर होता है। ठीक, आपने वहां पे देखा था, अभी हम फिर आगे देखेंगे। तीसरा है, पेड़ पर के पक्षी व तालाब, इनका क्या संबंध होगा। तो भैया पेड़ के पक्षी जो हैं, तालाब में जो मछलियां हैं, तालाब में जो भोजन है उसको खाएंगे, उनका उनसे यही संबंध है। ठीक, भोजन श्रृंखला और भोजन जाल में क्या अंतर है। चौथा क्वेश्चन जो है, भोजन श्रृंखला और भोजन जाल में क्या अंतर है। भोजन श्रृंखला व भोजन जाल में क्या अंतर। तो भोजन श्रृंखला जो होती है भैया, वो सिर्फ एक भोजन श्रृंखला, जैसे एक एक ग्रास हो, एक मतलब ग्रास ऑफर हो गया, टिड्डा हो गया, उसको किसने खाया, मेढक खाया। मेढक को कौन खाएगा, स्नैक खाएगा। स्नैक को कौन खाएगा, ईगल खा गया। और ईगल को कौन खाएगा, जो फंजाई हैं हमारे,
वो खा जाएंगे। ठीक, तो ये एक ही श्रृंखला है। लेकिन अगर हम लोग भोजन जाल की बात करें तो इस भोजन जाल में किसी एक परिवेश में मान लो 1 किलोमीटर का कोई दायरा है, उस 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी घास, हरी घास है, वो हमारी उत्पादक हो गई। उस हरी घास 1 किलोमीटर की सराउंडिंग में उस हरी घास को खाने वाले जितने भी भेड़, बकरी, गाय, भैंस और टिड्डी, टिड्डा जो भी हैं, वो सब उसमें आ जाएंगे। भोजन जाल की बात करें, अब फिर इनको खाने वाले भी, अब जैसे खरगोश है तो उसको लोमड़ी खाएगी। ठीक, लोमड़ी को खाने वाला भेड़िया आ जाएगा। तो ये ऐसे, अब गाय है तो गाय को तो लोमड़ी खाएगी नहीं, गाय को खाने के लिए शेर आ जाएगा। तो भैया ये कई प्रकार के जितने भी उसमें पाए जाते हैं उसको भोजन जाल कहते हैं। और खाद्य भोजन श्रृंखला जो होती है, फूड चेन जो होती है, एक सिंगल चेन, किसी एक को लिया जाए उसी को हम लोग बोलते हैं भोजन श्रृंखला और भोजन जाल। तो ये सामान्य से क्वेश्चन थे, इसको आप लोग अध्ययन करिए। आपने इसको पहले भी देखा था। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ दिया गया है, एक आकृति दी गई है। इस आकृति के बारे में क्वेश्चन दिया गया है, विचार कीजिए और बताइए आकृति में प्रत्येक घटक किस प्रकार से समाविष्ट है, उसका नाम आकृति के सामने लिखिए। बड़ी सिंपल सी बात है। अभी हमने बात किया, हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटक, तो इसी को हम लोग इकोसिस्टम बोल देते हैं। लेकिन अब उसमें एक ये खाद्य श्रृंखला है, ये फूड चेन है, उसमें कौन है, तो इसको हम लोग देखेंगे भैया। ये हमारा क्या है, उत्पादक है। यही ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा है। कैसे उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि सबके सब इसी के ऊपर निर्भर हैं। ये हमारा क्या है, उत्पादक है। लिख लीजिएगा, ये क्या है, उत्पादक है। सूर्य से किरणें प्राप्त करेगा, अपना भोजन स्वयं बनाएगा, और जैसे भोजन बनाएगा, ये जो टिड्डा है, ग्रासहापर है, ये हमारा क्या है, प्राथमिक भक्षक है। क्या है, प्राथमिक भक्षक है। अब इस ये टिड्डा किसको खाएगा, इस घास को खाएगा, और जैसे घास खाया उसके बाद इसकी ऊर्जा जो थी इसके अंदर आ गई, टिड्डा के अंदर आ गई। ठीक, अब इस टिड्डे की ऊर्जा को कौन ले रहा है, यहाँ पे फ्रॉग दिख रहा है हम लोगों को। क्या है ये, फ्रॉग। फ्रॉग कौन सा है, सेकेंडरी, द्वितीयक भक्षक इसको कहा जाएगा। अब इस द्वितीयक भक्षक से कौन आ जाएगा, स्नेक है यहाँ पे, ये कौन आ जाएगा, तृतीयक भक्षक हो जाएगा। कौन सा भक्षक हो जाएगा भैया, तृतीयक भक्षक हो जाएगा। और उसके बाद ये चौथे नंबर पर, इसको हम लोग टॉप कंज्यूमर कहते हैं, या इसी को हम लोग फाइनल कंज्यूमर कहते हैं, या फाइनली भक्षक कहते हैं, पूर्ण भक्षक। सबको खाने, इसकी भी खाने की क्षमता इसके पास है। घास, घास को किसने खाया, टिड्डा, टिड्डे को किसने खाया, मेढक, मेढक को किसने खाया, स्नेक, स्नेक को किसने खा गया, बाज खा गया। अब बाज को कौन खाएगा, तो बाज को खाने के लिए भैया जब ये डिस्ट्रॉय होगा, डेथ होगा, डिके होगा, इसका सड़ेगा, गलेगा, तो इसके लिए कौन है, यहाँ पे फंजाई है, कवक है, माइक्रोब्स हैं, ये इसको खा जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग डिकम्पोजर बोल देंगे। इसी क्या बोल देंगे, डिकम्पोजर बोल देंगे। ये हमारा उत्पादक हो जाएगा, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, ये हमारा सेकेंडरी द्वितीयक हो जाएगा, ये तृतीयक हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डिकम्पोजर हो जाएगा। ठीक, तो ये चित्र हो गया, इसकी बात हो गई। अब इसको होने के लिए क्या क्या आवश्यक है, कैसे है, आप इसको अध्ययन करिए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं परिसंस्था की। तो परिसंस्था, इसी को हम लोग अभी आपको बताया था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इको सिस्टम। इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम होता है, तो इस इकोसिस्टम को किसी वैज्ञानिक ने बताया होगा। तो इकोसिस्टम को बताने के लिए हमारे एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ए जी टांसले। ए जी टांसले वैज्ञानिक थे, ए जी टांसले वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसके बारे में बताया था। नाम इन्होंने परिसंस्था या इकोसिस्टम नाम किसने दिया था, ए जी टांसले ने दिया था। तो उन्होंने क्या बताया था भैया, उन्होंने बताया था कि जैविक और हमारे आसपास जो जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं,
उन्हीं को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। तो अजैविक और अजैविक का मतलब क्या हुआ? जैविक का मतलब जितने भी जीवित जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे, जितने भी जंतु हैं, चाहे वो छोटे हों, कीड़ा मकोड़ा से लेकर के मनुष्य तक जितने हैं, और साथ ही साथ अजैविक घटक। और अजैविक घटक में कौन आ जाएंगे? अजैविक घटक में भैया हम लोग जैसे रासायनिक गैसें हो गई, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, झील झरना, और अगल बगल का जो भी वो है नॉन लिविंग है, वो सब क्या हो जाएगा? अजैविक घटक में आ जाएगा। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? परिसंस्था बोल देते हैं, या इसी को हम लोग इकोसिस्टम बोल देते हैं। इसमें क्या होता है? जैविक और अजैविक घटक जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, जो पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? परिसंस्था बोल देते हैं। देखते हैं, आगे देखते हैं भैया। उसी प्रकार उसमें परस्पर पाई जाने वाली आंतर क्रिया, ये सभी मिलकर परिसंस्था का निर्माण करती है। अब इसमें क्या है? जैविक और अजैविक घटक में जो अंतर क्रिया है, जो आपस में इनके साथ समन्वय है, क्योंकि अगर जैविक है उसको अजैविक चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमको पानी चाहिए ही, पहाड़ है तो पहाड़ से हमको लाभ मिलेगा, नदी है तो उससे लाभ मिलेगा, गैसें हैं तो उससे लाभ मिलेगा। तो ये सब क्या है? उसके साथ हमारी अंतर क्रिया हो गई, उसके साथ हमारी क्या हो गई? अंतर क्रिया हो गई। ये सब मिलकर के किसका निर्माण कर सकते हैं? परिसंस्था का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब हुआ जैविक और अजैविक घटक से मिल करके जिस सिस्टम का निर्माण होता है उसी को हम लोग परिसंस्था कहते हैं। आगे देखते हैं। परिसंस्था में प्रत्येक घटकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भोजन निर्माण करने वाली वनस्पतियां उपयुक्त होती हैं। तो भोजन, जो वनस्पतियां होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? भोजन का निर्माण करती हैं। उन्हें खाने वाले, उन वनस्पतियों को, जो वनस्पतियां हुई जो भोजन का निर्माण करती हैं, उन्हें खाने वाले हिरन, भेड़ बकरियां, गाय भैंसे, ऊंट घोड़े, ऐसे शाकाहारी प्राणी महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने कहा सबसे पहले कौन? वनस्पतियां आएंगी। उन वनस्पतियों के ऊपर कौन निर्भर रहेगा? अब उन वनस्पतियों को खाने वाले, तो उन हरी घास को खाने वाला कौन होता? हिरन, भेड़ बकरियां, गाय भैंस, ऊंट घोड़े गधा, जितने होते हैं सब क्या करते हैं? उस हरी घास को खाएंगे। ये क्या होते हैं? ऐसे को हम लोग क्या बोल देते हैं? शाकाहारी बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? जो हरी वनस्पतियों को खाता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? शाकाहारी कहते हैं। ठीक, आगे भैया देखते हैं। इन शाकाहारी प्राणियों की संख्या में अनुपात से ज्यादा वृद्धि न होने वाले बाघ, सिंह, इनके जैसे सिंह खतरनाक प्राणी भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई परिसंस्था है, कोई एरिया है, उस एरिया में घास बहुत है, बहुत ज़्यादा घास है, जीवन संभव नहीं होगा। वहाँ अगर घास ज़्यादा है तो उस घास को खाने वाले हिरन ज़्यादा हो जाएंगे, भेड़ बकरी ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ और जो जंतु हैं, जो जीव हैं, उसका जीवन संभव नहीं होगा। तो ऐसे में इनकी संख्या बहुत ना बढ़ जाए, उस संख्या को न बढ़ने के लिए उनको खाने वाले जीव जंतु भी होना आवश्यक है। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी भैया? सिंह जैसे जानवरों को। शेर, सिंह मतलब क्या होता है? शेर। इनके अनुपात मतलब इनकी जो संख्या है, पता चला कहीं किसी एरिया में अनुपात का मतलब ये हो जाएगा, मान लो कोई एरिया है, अब वहाँ 10 20 20 हजार 25 हजार मान लो गाय हैं, आदमियों की संख्या क्या हो जाए? कम हो जाए। तो क्या वहाँ पे आदमी सरवाइव कर पाएगा? या और कोई छोटे जानवर जो है, खरगोश है, वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए किसी का अनुपात बहुत ज़्यादा न हो जाए, तो इसलिए उस अनुपात को कम करने के लिए कौन? शेर, बाघ, चीता, ऐसे खतरनाक प्राणी का होना भी कितना है? महत्वपूर्ण होता है। आगे, प्रकृति में पाए जाने वाली इल्लियां, अस्वच्छ स्थानों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, दीमक, गोबर के कीड़े, क्या इनका भी वास्तव में उपयोग है? हाँ, इनका उपयोग कैसे है? ये जो इल्लियां होती हैं, इल्लियां तो इनको छोटे छोटे वो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इल्लियां बोलते हैं।
अस्वच्छ, जहाँ पर गंदगी हो उस स्थानों पर पाए जाने जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स जिसको हम लोग बोलते हैं, दीमक होता है जो गोबर की, अगर गोबर के कीड़े नहीं होंगे तो पता चला अगर एक एरिया है उसमें 5,000 गाय हैं तो वहाँ पूरा गोबर गोबर हो जाएगा, गायों को रहने के लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए उस गोबर खाने वाले के लिए गोबर वाले जो कीड़े होते हैं उनकी आवश्यकता होगी। दीमक अगर होगा तो लकड़ियों की संख्या बहुत हो जाएगी, जो सड़ी गली लकड़ियां हैं पड़ी रहेंगी तो उन्हीं से पट जाएगा, तो दीमक रहेगा तो कम से कम उनको कम करेगा। सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे भैया तो जो वहाँ पर और जो एनिमल्स हैं जो डिस्ट्रॉय होते हैं, मरते हैं, जैसे गाय है, भैंस है और जीव जंतु हैं, अगर मर रहे हैं उनको खाने के लिए कौन होता है? सूक्ष्म जीव होता है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? उस चीज को बैलेंस करने, डिकम्पोजर करने का काम कर रहे हैं, सफाई करने का काम कर रहे हैं, स्क्वेंजर का काम करते हैं। तो इसलिए इनकी भी आवश्यकता उतनी ही होती है। आगे देखते हैं भैया। हाँ, इसी प्रकार का प्रश्न आपको कभी तो पढ़ता होगा, इस प्रकार का प्रश्न आपके मन में आता होगा, मिला होगा। फिर भी ये सजीव गंदे होने के बावजूद अधिक महत्वपूर्ण है। ये मुख्य रूप से प्रकृति की साफ सफाई करते हैं। तो हाँ, मैंने भी ये बताया था आपको, ये गंदे हैं लेकिन उसके बाद भी हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। अगर ये साफ सफाई नहीं करेंगे तो गंदगी ही गंदगी फैल जाएगी, इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात अपने आसपास पाए जाने वाले इन घटकों के कारण ही अपना अस्तित्व बना हुआ है। तो ये अपने अगल बगल पाए जा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, हम अपनी साफ सफाई कर रहे हैं, हम अपने ढंग से जी रहे हैं, वो अपने ढंग से जी रहे हैं, हम उनको कुछ दे रहे हैं, वो हमको भी कुछ दे रहे हैं। ठीक, अतः इन सभी घटकों की उचित देखभाल हमने करनी चाहिए। तो इसके लिए भैया हम लोग माइक्रोब्स को, छोटे जीव जंतुओं को एकदम बिल्कुल खत्म नहीं कर देना, उनकी भी आवश्यकता हमारे जीवन में रहती है। तो यहाँ तक हम लोग देखें, थोड़ा सा इधर कुछ ये एक श्रृंखला को तो आप लोगों ने देख ही लिया था, और यहाँ देखिए विचार कीजिए, सालों साल जंगल में घास, पत्ते, टूटे हुए पेड़ आदि तथा गांव के परिसर में मृत जानवरों का विघटन यदि न हुआ होता तो क्या होता? सोचिए। तो आप लोग सोच सकते हैं क्या हुआ होता अगर जंगलों में घास, पत्ते, टूटे हुए पेड़ आदि गांव के परिसर में मृत जानवरों का विघटन, तो पूरा पूरा कूड़े का ढेर लगा रहता। सिर्फ जगह जगह कहीं जहाँ पेड़ पौधे होते पेड़ पौधे ही होते, जहाँ पर जानवर मरे होते, मृत होते, तो वहाँ मरे मरे जानवर ही रहते, सब बदबू आती रहती। तो ये सब चीजें थी भैया, इसको क्या किया गया? मेंटेन किया गया। इसका कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे का सबको आवश्यकता है। छोटे जंतु हैं तो उनको घास चाहिए, तो घास के लिए भी अगर ये मरेंगे नहीं तो उनको खाद नहीं मिल पाएगी, ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगी। तो एक सब एक दूसरे से श्रृंखला में बने हुए हैं। तो आप लोग यहाँ तक अध्ययन करिए। अब हम लोग देखते हैं आगे, हम लोगों के पास एक तालिका है, इसको विधिवत देखिए। मैंने इकोसिस्टम के वैज्ञानिक का भी नाम बता दिया है, इकोसिस्टम किसको कहते हैं उसका परिभाषा भी आप लोगों ने देख लिया, हालांकि आपको कक्षा 8 में आप देख के आए हैं। यहाँ पे एक परिसंस्था दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं जल्दी से। देखिए परिसंस्था है, कितने घटक? 2 अभी बताया मैंने। एक अजैविक घटक, यहाँ पे क्या आ जाएगा? जैविक घटक आ जाएगा, लिख लीजिएगा यहाँ जैविक घटक। ठीक, जैविक घटक। अजैविक घटक 2 प्रकार के, एक को भौतिक और यहाँ कौन सा? रासायनिक। यहाँ लिख लीजिएगा रासायनिक। ठीक, लिख लीजिएगा यहाँ पे रासायनिक। भौतिक घटक कौन होता? हवा, पानी, वाष्प, खनिज, मृदा, सूर्य का प्रकाश। हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब भौतिक, ये सब हम लोगों तो नहीं बनाया है ना, जिसको हम लोगों ने न बनाया हो भैया वो भौतिक घटक होता है। खनिज, मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, तथा सूर्य का प्रकाश। ठीक, रासायनिक घटक, रासायनिक घटक में 2 प्रकार के यहाँ दिया है, देखिए अकार्बनिक दिया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कार्बनिक, लिख लीजिएगा। अकार्बनिक में यहाँ पे ढेर सारा नीचे दिया गया है आपका जो गैसें हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयरन, ये सब। और कार्बनिक में कौन आ जाएंगे? हमारा जैसे प्रथिन आ जाएगा जिसको प्रोटीन कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज जिसको कहते हैं, फैट्स आ जाएंगे, मिनरल्स आ जाएंगे, वो सब किस में आ जाएंगे? अकार्बनिक। ये कार्बनिक है, ये वाला क्या है आपका? अकार्बनिक। ये क्या है? रासायनिक घटक है आपका, रासायनिक घटक में ये सब आते हैं। ठीक भैया, एक चीज और यहाँ देख लीजिए, यहाँ जैविक में देखिए, यहाँ जैविक भी कितने प्रकार? 2 प्रकार में, स्वयं पोषी
और क्या हो जाएगा, स्वयंपोषी, जिसको ऑटोट्रॉफ, जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वयंपोषी। तो अपना भोजन इस पृथ्वी पर कौन है जो स्वयं बना सकता है, सिर्फ हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। कुछ एकाक जीव हैं, जैसे जिसका नाम हम लोग यूग्लिना, एक ऐसा जीव है जो अपना अपवाद है, वो अपना भोजन बना लेता है क्योंकि उसके पास भी पिगमेंट, क्लोरोफिल के पिगमेंट पाए जाते हैं। और बाकी सब जितने हरे पौधे हैं और शैवाल जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया, माइक्रोब्स भी हैं जो कि अपना भोजन बना लेते हैं। तो यहाँ कौन हो गया, स्वयंपोषी का उत्पादक हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएंगे भैया, हरे पौधे, यहाँ लिख लीजिएगा हरे पेड़ पौधे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा विषमपोषी। विषमपोषी मतलब जो स्वयं पोषी के ऊपर निर्भर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमपोषी। तो ये प्राणी हो जाएगा। तो प्राणी कैसा हो जाएगा, प्राणी होगा तो कैसा होगा, भक्षक। यहाँ कौन हो जाएगा, भक्षक, ठीक। यहाँ आ जाएगा भक्षक। अब भक्षक में प्राथमिक भक्षक हो जाएगा, यहाँ पे प्राथमिक भक्षक, द्वितीयक भक्षक और तृतीयक भक्षक। ये जो विघटक होंगे, विघटक अभी हमने बताया था, ये भी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसमें कौन कौन आ जाएगा, माइक्रोब्स आ जाएंगे आपके, और फंजाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं, वो आ जाएंगे। यहाँ पे विघटक में क्या लिख लेना, फंजाई लिख लेना, कवक लिख लेना और माइक्रोब्स लिख लेना, ठीक। तो ये हमारा पूरा डायग्राम कंप्लीट हुआ। आप इसके बारे में इसको देख के इस वीडियो से बना सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो भैया बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल द आर्या एकेडमी। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगे लाइक करिए। कोई मन में आपके विचार है, कोई क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है तो आप हमसे कमेंट्स में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। कुछ सुझाव है आपका तो हमको दे सकते हैं। और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।